एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे पार्क एंड रॉबिन्स नाम का जो विलन जो कि द हुड के नाम से जाना जाता था, अब अपनी वो सारी की सारी पावर्स खोने के बाद एक नई पावर सोर्स की तलाश में निकल चुका है। और हम देखते हैं कि पार्क एंड रॉबिन्स यहाँ पे किसी और के पीछे नहीं बल्कि इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट करने के पीछे लग चुका है। और मजेदार बात यह है कि उसको सारे के सारे इन्फिनिटी जेम्स के बारे में पता है कि कौन सा जेम कहाँ पे मौजूद है। और अब तक वो दो इन्फिनिटी जेम्स यानी कि रियलिटी जेम और पावर जेम जो कि ब्लैक बोल्ट के किंग इनह्यूमंस के पास मौजूद था और मिस्टर फैंटास्टिक के पास पावर स्टोन मौजूद था, उसको हासिल कर चुका है। और हमने देखा कि किस तरीके से उसने सिर्फ इन दो जेम्स की मदद से मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाले वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर यानी कि रेड हल्क को इतने बुरे तरीके से मारा कि वो मदद मांगने के लिए एवेंजर्स के पास पहुंचा है। अब आगे तो भाइयों, तुम लोगों को पहले ही बताता चलूं कि आज का इशू बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का होने वाला है कि अगर तुम लोगों को इल्यूमिनाटी के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली फन टाइम इंक के अंदर, जो कि स्टार्क इंटरप्राइजेस की एक सब डायरी कंपनी है जो कि इस वक्त बिल्कुल बंजर हो चुकी है। और यहाँ पे टोनी स्टार्क का एक बहुत ही बड़ा फड्डा हुआ था पास्ट के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी यहाँ पे खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होता है टेबल के साथ और कहता है कि कम ऑन, कहाँ रह गए हैं सब के सब। और अगली बार हम देखते हैं कि उसका कंप्यूटर उसको बताता है कि एक एनर्जी डिटेक्ट की गई है, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, ऑक्यूपेशन सॉर्सरर। और टोनी बोलता है कि डॉक्टर। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है टोनी। तो टोनी बोलता है कि क्यों ना हम सबके लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि हम आप इस तरह से मिलना बंद कर चुके हैं। तो टोनी कहता है कि यहाँ पे हम रुकते हैं दूसरों के लिए, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को एक और आदमी के आने की आहट महसूस होती है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस नेमोर यानी कि सब मरीनर और एटलांटिस का राजा होता है। और वो आते ही कहता है कि आखिरकार अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो तुमने मेरे किंगडम की ड्यूटीज को छोड़ते हुए मुझे यहाँ पे समन करा है। तो टोनी बोलता है कि देखो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो नेमोर, जब तुम इस तरह से आके अपनी प्रैक्टिस लाइंस को मेरे ऊपर बरसाना शुरू करते हो। तो नेमोर बोलता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो टोनी बोलता है कि हम यहाँ पे सबका इंतजार कर रहे हैं, तो जरा आराम से रहो, सबको आने तो उसके बाद देखते हैं। तो नेमोर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था स्टार्क कि मैं तुम लोगों के साथ अब इस तरह से और मिलना नहीं चाहता हूँ, ना ही कोई सीक्रेट्स और ना ही कोई झूठ। तो टोनी बोलता है कि जरा आराम से नेमोर, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही बड़ी मछली है जिसको हमें फ्राई करना है, जो कि तुम्हारे इस स्पेक्टिकुलर ईगो से भी कुछ ज्यादा बड़ी है नेमोर। नो ऑफेंस ऐसे मछली वाले मजाक को लेके। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क का आर्मर दोबारा से डिटेक्ट करता है और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स फ्रांसिस एक्सेवियर यानी कि यहाँ पे प्रोफेसर एक्स पहुंचते हैं जो कि म्यूटेंट लीडर हैं। और प्रोफेसर एक्स से बोलते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो टोनी बोलता है कि कम ऑन चार्ल्स, मेरे दिमाग को पढ़ना बंद करो, हम यहाँ सबका इंतजार करते हैं, उसके बाद मैं बता ही दूंगा। तो चार्ल्स बोलते हैं कि मुझे माफ करना, बस वो पुरानी आदत है। अगले पल हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक जो कि फैंटास्टिक 4 के लीडर हैं, एक एडवेंचरर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ पे पहुँचते हैं और कहते हैं कि जेंटलमैन, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे आपको बताना होगा। तो टोनी बोलता है तुम्हें बताना होगा। तो रीड बोलता है कि मेरे ख्याल से मुझे तो यही लगा था ना कि इसी वजह से तुमने यहाँ पे बुलाया है। तो टोनी बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे तुम्हें अपनी एक वजह से बुलाया है। तो रीड बोलते हैं जरा एक मिनट, अब तुम्हारी कौन सी चीज़ आ गई है जिसके लिए तुमने हम सबको यहाँ पे बुला लिया है। तो स्टार्क बोलता है कि हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि अभी एक मेंबर बाकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल टेलीपोर्ट हो गए कोई और नहीं बल्कि लॉक जो के साथ क्वीन मेड्यूसा पहुँचती है और वो कहती है कि ये सब आखिरकार क्या है। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो वहीं से मेड्यूसा बोलती है कि आप लोगों ने मेरे हस्बैंड के लिए सिग्नल भेजा था तो इसलिए इसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो नेमोर बोलता है कि हाँ, हमने तुम्हारे हस्बैंड के लिए सिग्नल भेजा था, द किंग ऑफ इनह्यूमंस के लिए, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो औरत। तो मेड्यूसा बोलती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मर चुका है। तो वैसे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि क्या सच में, ये तो बहुत ज़्यादा टेरेबल न्यूज़ है, इस बारे में हमने क्यों नहीं सुना। तो मेड्यूसा बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि इस बारे में सबको नहीं पता है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ओ माए, सच में मुझे माफ़ करना, ये सुन के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि इससे पहले कि आप कंफ्यूजन के बादल में खो जाएं कि आखिरकार यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टीम असेंबल हुई है वो इल्यूमिनाटी की टीम है, जिसके अंदर आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, चार्ल्स एक्सेवियर, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, नेमोर और ब्लैक बोल्ट मौजूद था। लेकिन आखिरी बार इल्यूमिनाटी की जो टीम थी वो बेसिकली डिसबैंड हो गई थी और उन्होंने इस बात का फैसला करा था कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और ये तब हुआ था जब सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स हुए थे और उनको ये बात पता चली थी कि इनह्यूमंस जो कि इनकी टीम का एक मेंबर है वो दरअसल ब्लैक बोल्ट था ही नहीं बल्कि एक तरह का सुपर स्क्रल था जो कि इतने सालों से उनकी टीम के अंदर मौजूद था। तो तब जाके इल्यूमिनाटी इस बात के ऊपर आ गई थी कि अब उनको ये भी नहीं पता कि उनके सामने खड़े होने वाला बंदा कौन है, तो ऐसे खतरनाक किस्म के सीक्रेट्स को कैसे डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे इतने सालों के बाद टोनी स्टार्क ने दोबारा से आज इल्यूमिनाटी की टीम को यहाँ पे जमा करा है और अब ब्लैक बोल्ट की जगह उसकी वाइफ मेड्यूसा यहाँ पे उसकी कॉल को आंसर करने के लिए आई है और वो पूछती है
क्या आखिरकार तुम लोग इस तरह से सीक्रेट के अंदर कब से मिलते हुए आ रही हो? तो वहीं से आयरन मैन बताता है कि हमारे पास इस सब के लिए भी बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेड्यूसा। प्लीज, क्या तुम इस बात को जानती हो कि आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड ने एक जेम को कहाँ छुपाया है, एक तरह की ज्वेल? तो वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है टोनी, तुम खुल के क्यों नहीं बताते हो? तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं द इन्फिनिटी जेम्स। तो नेमोर पूछता है कि अब उनको क्या हो गया? तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता है ना? आयरन मैन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ब्लैक बोल्ट के इन्फिनिटी जेम को चुरा लिया है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, बल्कि उसने मेरे इन्फिनिटी स्टोन को चुराया है। तो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बोलते कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ये सब हुआ कब है? तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते कि ये कल रात की बात है, ये कल रात ही मेरे साथ हुआ है। तो वहाँ से सब पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा स्टोन मौजूद था? तो रीड बताते हैं कि मेरे पास रेड था, पावर स्टोन। तो आयरन बोलता है कि तुम्हारे पास रेड हुआ करता था। तो मेड्यूसा बोलती कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं से चार्ल्स एक्सेवियर बताते हैं कि ये जो ग्रुप है ये सीक्रेट के अंदर गैदर होता है, हम सब तुम्हारे हस्बैंड को मिला के यहाँ पे एक साथ जमा हुआ करते थे ताकि हम इस पूरी की पूरी दुनिया की मैडनेस को अंडर कंट्रोल रख सकें। तो मेड्यूसा बोलती है कि आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को मुझसे आज तक सीक्रेट कैसे रखा और क्यों रखा आखिरकार। तो रीड बताते कि हम लोगों के बीच एक पैक्ट हुआ था कि हम में से इस बारे में कोई भी किसी को नहीं बताएगा, चाहे वो हमारी फैमिली ही क्यों ना हो। तो मेड्यूसा बोलती कि मैन, आखिरकार अब तुम लोगों ने ऐसा कर क्या दिया है जो कि तुम लोग इतने ज़्यादा हॉन्टेड नजर आ रहे हो? तो रीड रिचर्ड बता दें कि किस तरीके से हमने इन्फिनिटी जेम्स को जो है आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया था। तो मेड्यूसा पूछती है कि इन्फिनिटी जेम्स अब ये क्या भला है? तो रीड रिचर्ड बताते हैं कि ये आइटम्स ऑफ इनक्रेडिबल पावर है जिसके जरिए टाइम एंड स्पेस को बैंड किया जा सकता है। अगर सारे के सारे जेम्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका ऑनर जो है वो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग हासिल कर लेता है, मतलब हर चीज का। हम में से हर एक शख्स ने जो है एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास रखा था फॉर सेफ कीपिंग। और चार्ल्स एक्सेवियर बताते हैं और हमने इस बात की कसम भी खाई थी कि हम उसको कभी अपने फायदे के लिए या अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मेड्यूसा बोलती है कि तुम लोगों ने उसको अपने पास रख लिया था? तो रीड बोलते हैं कि हाँ, वो भी सिर्फ सेफ कीपिंग के लिए, क्योंकि जब कभी भी कोई सारे के सारे स्टोन्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को क्रिएट करता है तो अर्थ के साथ साथ सारा का सारा एग्जिस्टेंस एक बहुत ही बड़े थ्रेट के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमने इस पूरे के पूरे ऑप्शन को टेबल से गायब कर दिया था इन्फिनिटी स्टोन्स को आपस में बांट के, ताकि कोई भी उसको एक साथ कभी जमा ना कर सके। वहीं से नेमोर बोलता है और ये सारी की सारी बात अब तक की थी क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स चोरी होना शुरू हो चुके हैं। तो मेड्यूसा बोलती कि ठीक है, लेकिन क्या तुम लोगों को कम से कम ये तो पता होगा ना कि ये सारे के सारे जेम्स कौन चुरा रहा है? और स्टीवन स्ट्रेंज पूछते हैं और उससे बड़ा सवाल आखिरकार ये है, आखिरकार उसको ये कैसे पता है कि हमारे पास इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे? और वहीं से नेमोर बोलता है कि आखिरकार उसको ये कैसे पता कि कौन सा स्टोन कहाँ पे मौजूद है? तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मेरी बात जरा गौर से सुनो। कल रात की बात है कि एक बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर आदमी घुस आया, लेकिन कोई भी मेरा अलार्म नहीं बजा और मैं सो रहा था और उठा तक नहीं। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि कोई अलार्म नहीं बजा। तो आयरन मैन पूछता है क्या सिक्योरिटी कैमरा के ऊपर वो आदमी नजर आया? तो वहीं से रीड बोलते हैं कि नहीं। तो आयरन बोलते हैं कि नहीं। तो रीड रिचर्ड बताते हैं कि हाँ, वहाँ पे कोई भी सुराग मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम उसका पता लगा सके, लेकिन एक्सीडेंटली बैन ग्रिम जो है अचानक उसके सामने आ गया था क्योंकि उसको पता नहीं था। लेकिन इससे पहले कि बैन वहाँ पे कुछ कर पाता, उसके नीचे की ज़मीन सीधा पानी के अंदर बदल गई और वो 34 फ्लोर्स को चीरता हुआ सीधा मेज़नाइन के अंदर आके लैंड करा था। और जब तक वो उठकर वापसी मेरे लैब के अंदर आया ऊपर, तो तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। उसने मेरे वॉल्ट को खोला और उस इन्फिनिटी स्टोन को वहाँ से लेके चले गया। तो नेमोर बोलता है कि तुमने इन्फिनिटी स्टोन को एक सेफ के अंदर छुपा के रखा हुआ था? तो वहीं से रीड रिचर्ड बताते हैं कि ये कोई आम सेफ नहीं था, बल्कि ये एक माइक्रो यूनिवर्स थी जिसको मैंने क्रिएट किया था, एक ऐसी हिडन डायमेंशन जिसके अंदर मैंने इस इन्फिनिटी स्टोन को छुपाया हुआ था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से ना चीज़ कोई अंदर आ सकती है और ना ही कोई चीज़ बाहर जा सकती है। एक ऐसा दरवाज़ा इस वॉल्ट का था जिसका कोई कॉम्बिनेशन, कोई लॉक नहीं था। ये सिर्फ मेरे दिमाग के यूनिक ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ही एक्टिवेट होते थे और उसी के जरिए इस दरवाजे को खोला जा सकता था। और अगर दूसरे अल्फाजों में बात की जाए तो इस दरवाजे को खोलना एक इम्पॉसिबिलिटी थी। लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता था आयरन मैन। तो मैं तो यही समझ रहा था कि तुमने इस मीटिंग को शायद इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पता चल चुका है कि मुझसे चोरी कर लिया गया है, लेकिन तुमने हमें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया है। तो टोनी बोलता है कि नहीं। तो रीड पूछते हैं तो फिर आखिरकार तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो आयरन मैन बताता है क्या तुम में से कोई जो है रेड हल्क को जानता है कि वो कौन है? और अगले पल हमारी कहानी यहाँ से वहीं पे शिफ्ट होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेड हल्क यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आके क्रैश लैंड करता है और वहीं पे सारे के सारे लोग जो हैं उसके पास आके उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है अपनी काफ़ी बुरी हालत के अंदर, नहीं, मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और माफ़ करना कि मैंने ऐसी खतरनाक किस्म की क्रैश लैंडिंग करी। रियली मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे आराम से आ पाऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम देख ही सकते हो कि मैं अपने बेस्ट शेप के अंदर नहीं हूँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, वो तो नज़र आ रहा है कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आज लाल नज़र आ रहे हो। तो वहीं से थॉर आता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो वहीं से वो बोलता है कि तुम्हें नज़र तो आ ही रहा होगा कि मेरी बहुत बुरे तरीके से किसी ने शामत बुलाई है। एक आदमी जिसके पास एक तरह का ज्वेल मौजूद था उसके हाथ के अंदर, एक रेड कलर की ज्वेलरी। तो वहीं से फौरन आयरन मैन के कान खड़े होकर वो बोलता है कि आखिरकार ये सब हुआ कहाँ है?
तो वो बताता है कि डेथ वैली के अंदर। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि सिर्फ एक आदमी ने तुम्हारी ये हालत करी है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि वेल ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि तुम्हें भी इस बात का अंदाजा है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरी ये हालत करना किसी के बस की बात तो है नहीं। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है चलो खैर है, लेकिन क्या कम से कम तुमने उसका नाम वाम पूछा था पिटने से पहले। तो थॉर बोलता है लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हो। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है क्या तुम लोगों का यही काम नहीं है कि एक ऐसे आदमी से मुकाबला करना जिससे कोई अकेला आदमी मुकाबला ना कर सके। तो वहीं से आवाज़ आती है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा, हमारा एग्जैक्टली काम यहीं पे है और तुमने यहाँ पे आके बहुत अच्छा काम करा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स और मारिया हिल पहुँचती हैं और मारिया हिल बोलती है हाँ काम तो बहुत अच्छा करा, लेकिन कम से कम अगली बार इस दरवाजे को इस्तेमाल कर लेना। और वहीं से हम देखते हैं जारवेस आता और पूछता है कि मास्टर स्टीवन क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि नहीं जारवेस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे बताओ हर एक चीज़ कि वहाँ पे क्या हुआ था, कोई भी डिटेल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह आयरन मैन यहाँ पे अगले दिन इल्यूमिनाटी की टीम में जिस वक्त मौजूद है वो ये पूरी की पूरी स्टोरी बता रहा होता है और कहता है कि वहाँ पे रेड हल्क ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से डेथ वैली के अंदर रह रहा था, क्योंकि स्टीव रॉजर्स ने उसको वहाँ पे एक ऑपरेशन दिया हुआ था और स्टीव रॉजर्स को ही वो सीधा रिपोर्ट करता था। लेकिन उसने वहाँ पे एक अननेचुरल लाइट को देखा, उसके मुताबिक उसको लगा कि वो किसी किस्म की टेलीपोर्टेशन है। और रेड हल्क जब उस आदमी के पास उसको अप्रोच करने के लिए गया तो उसके बाद जो हुआ उसको बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम उस पूरी की पूरी फाइट को देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली द हुड ने वहाँ पे सीधा पार्कर रॉबिन्स ने एक पंच मार के रेड हल्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर भी भारी पड़ चुका है, थॉर के ऊपर भी भारी पड़ चुका है, कॉस्मिक बीइंग से मुकाबला कर चुका है, उसको एक पंच मार के इस डेजर्ट के आर पार भेज देता है। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड हल्क जब दोबारा उठ के उसके सामने आता है मुकाबला करने के लिए, तो पार्कर रॉबिन्स जो कि एक आम सा कमजोर सा इंसान है वो अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और अगले पल उसको उठा के सीधा जमीन में पटकता है। और सिर्फ यही नहीं, पार्कर रॉबिन्स उसके ऊपर चढ़ के उसको जबरदस्त तरीके से इन्फिनिटी स्टोन से धोना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे मुकाबले के बीच रेड हल्क उसको रोकने की कोशिश करता है, उसकी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखेंगे इससे पहले कि वो वहाँ पे पार्कर रॉबिन्स को सुला सके, पार्कर रॉबिन्स अपने स्टोन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रेड हल्क को एक ऐसा ब्लो मारता है कि रेड हल्क सीधा उड़ के जाता है और नॉकआउट हो जाता है। और उसके बाद रेड हल्क ने बताया कि जब उसको होश आया तो वो आदमी उन स्टोन्स के साथ वहाँ से गायब हो चुका था। तो वहीं से रीड पूछते हैं क्या उसके पास उस वक्त एक स्टोन था या दो स्टोन थे। तो टोनी बोलता है कि उसने ये बताया कि उसके पास स्टोन था जो कि कभी लाल और कभी पीला हो रहा था। तो नेमोर बोलता है क्या इन्फिनिटी स्टोन्स ये भी कर सकते हैं। तो टोनी बोलता है कि नहीं। तो स्टीवन बोलते हैं कि येलो वाला स्टोन कौन सा है। तो रीड बताते हैं कि वो रियलिटी स्टोन है। तो वहीं से चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं तो यही बात हमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है कि कल तुम्हारे पूरे के पूरे ब्रेक इन के दरमियान वो सारा का सारा पानी कहाँ से आया। तो टोनी बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है और उसने ये भी बताया। और इसी तरह रेड हल्क बताता है मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कौन से इंसान को लड़ना आता है और किसको नहीं आता है। और जब उसने मुझसे मुकाबला करा तो उसको लड़ने का एल भी नहीं पता था, उसके पास कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं था, लेकिन उसके पास एक गजब की पावर मौजूद थी। उसके पास पावर तो बहुत थी लेकिन कोई मूव्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आपने एक स्पोर्ट्स कार तो खरीद ली है लेकिन आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त एक मिस्ट्री गाय घूम रहा है जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं जो कि मुझे आराम से नॉकआउट कर सकता है। तो मैंने इस बात को सोचा कि शायद तुम लोगों को इसके बारे में तो बताना चाहिए ही। तो वहीं से फ़ौरन सबके कान खड़े होते और कहते हैं कि आखिरकार ये रेड पावर ज्वेल है क्या चीज़। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछना चाहिए इस बारे में। तो मारिया हिल बोलती है कि यहाँ पे सर्च करने के ऊपर एवेंजर्स डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सामने आ रही है जो कि द इन्फिनिटी जेम्स हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि वेल अब हमें खाली इसी की कमी थी और ये भी पूरी हो चुकी है। तो वहीं से स्पाइडर वुमन बोलती है कि आखिरकार अब ये इन्फिनिटी जेम्स होते क्या हैं। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि आयरन मैन सीधा एवेंजर्स टावर को छोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकलता और कहता है कि खैर मुझे अपनी फाइल्स को चेक करता होगा। तो स्टीव रॉजर्स को ये बात काफ़ी ज़्यादा ऑड लगती है और वो कहते हैं क्या वो यहाँ पे खड़े खड़े अपनी फाइल्स को चेक नहीं कर सकता था। तो मारिया बोलती है कर तो सकता था वो। तो स्टीव बोलते हैं कि चलो उसको फ़ौरन से ट्रैक करो। तो मारिया बोलती है कि बॉस मुझे ये करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। तो स्टीव बोलते हैं कि मारिया ये मेरा ऑर्डर है, उसको फ़ौरन से ट्रैक करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स को शक हो गया है टोनी के ऊपर कि आखिरकार वो अचानक यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है और मारिया ने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। और आयरन मैन बताता है कि उसके बाद वहाँ से मैं सीधा निकला और अपने इन्फिनिटी स्टोन को जाके चेक करा कि वो सेव है। और उसके बाद मैंने फ़ौरन से तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया क्योंकि हमारे बीच यही बात हुई थी कि कभी भी ऐसा सिनेरियो होगा तो हम यही करेंगे। हमारे बीच वैसे बहुत सी बातें गुजर चुकी है लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें इस चीज़ के ऊपर नज़र तो डालनी ही होगी। तो वहीं से नेमोर पूछता है कि येलो वाला स्टोन आखिरकार किसके पास मौजूद था। तो रीड बताते हैं कि वो ब्लैक बोल्ट के पास मौजूद था। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि लेडी मेड्यूसा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड के रिमेन्स को कहाँ पे रखा गया है।
तो मेडिसा बोलती है कि सच कहूँ तो इस वक्त मैं अपने हस्बैंड की मौत के बारे में बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो डिटेल तो मैं आपको दे नहीं सकती हूँ। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ब्लैक बोल्ट कभी भी इन्फिनिटी स्टोन को अपने साथ इस अर्थ से लेकर नहीं गया होगा। तो मेडिसा बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी कुछ यही अंदाजा है। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं क्या तुम हमें वहाँ पे ले जा सकती हो जहाँ पे पहले कभी एडेलिन हुआ करता था। और अगले पल हम देखते हैं कि मेडिसा यहाँ पे लॉक जॉ को फौरन से कमांड देती है और लॉक जॉन को यहाँ से टेलीपोर्ट करता हुआ सीधा उसी जगह के ऊपर ले आता है जो कि हिमालयास के अंदर मौजूद थी, जहाँ पे पार्कर रॉबिन्स ने आके बेसिकली ब्लैक बोल्ट के स्टोन को हासिल किया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रीड रिचर्ड वगैरह सब अपनी रिसर्च को करना शुरू करते हैं और उनको पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे 3 डेड बॉडीज मौजूद हैं, जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि उनको गोली मारी गई है, लेकिन ये कोई बुलेट से वार नहीं किया है। और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक्स के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और मेडिसा अगले पल यहाँ पे जो है बाकी के सारे लोगों को यहाँ के बेसमेंट कैटाकॉम्स के अंदर लेकर आती है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि नेमोर, मेरे ख्याल से तुम्हें पहले जाना चाहिए। तो वहीं से सारे के सारे लोग नीचे पहुँचते हैं और वहीं से प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी माइंड वेव्स मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ना ही किसी जानवर, ना ही किसी इंसान और ना ही किसी इनह्यूमन की। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ यार, ये एक बैड जोक था, मैं तो नेमोर की टांग खींच रहा था। तो नेमोर बोलता है कि तुम्हें इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो उसी तरह मेडिसा बताती कि ये वो जगह है जहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग अपने कैदियों को कैद किया करते थे, ये हमारी जेल है। और इसी तरह अगले पल जब वो यहाँ पे बढ़ते हैं तो उनको वो सारा का सारा सामान नजर आता है जो कि बेसिकली द हुड इस्तेमाल कर रहा था। और रीड रिचर्ड बताते हैं कि ये वो वेपन है जिसके जरिए मर्डर किया गया है, ये आयन चार्ज पल्स टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा नई है और ये हाइड्रा की बनाई हुई है। तो नेमोर बोलता है क्या मतलब, इस सब के पीछे हाइड्रा का लेना देना है। तो रीड बोलते हैं कि नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी के पास हाइड्रा का वेपन मौजूद है। लेकिन वहीं से टोनी बोलता है कि ज़रा इस दूसरी चीज़ की तरफ तो देखो, क्योंकि इसको देख के साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि ये एम की टेक्नोलॉजी है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी इन्वायरमेंटल एनर्जी सोर्स स्कैनर है। मतलब जिस तरीके की चीज़ों को तुम मैटर डिटेक्ट करने के लिए बीच में इस्तेमाल करते हो, ये उसी की एक हाई लेवल डिवाइस है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं आखिरकार ये चीज़ उसके पास आई कैसे, ये चीज़ें आखिरकार मिलती कहाँ पे हैं। तो टोनी बोलता है कि नहीं डॉक्टर, इन चीज़ों को कोई ख़रीद नहीं सकता है, इन चीज़ों को बनाने के अंदर जो कॉस्ट लगती है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस पूरी की पूरी केसिंग को देखूँ तो मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये इसके लिए कस्टम बनाई गई थी, एम टेक एंड हाइड्रा टेक को मिलाते हुए। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं इसको देख के तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मर्डर के पास काफ़ी पैसा मौजूद है। और टोनी बोलता है कि और वो वेल कनेक्टेड भी है, उसको हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम पता लगा सकें, यहाँ पे बस एक प्रोटीन एनर्जी बार और एक थिक सा स्वेटर पड़ा हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और नेमोर बोलता है और उस लाल अंडे की तरफ तो देखो कि ये क्या चीज़ है। और इस तरह से मेडिसा बता दी कि किस तरीके से ये काफ़ी खूबसूरत और हार्ड किस्म के शेल्स होते हैं जो कि हमारे लोग बनाया करते थे। ये ब्लैक बोल्ट को गिफ्ट दिया गया था एक आदमी के जरिए जिसका नाम इर्तिसिया था। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि यही वही केस है जिसके अंदर इस जैम को छुपा के रखा गया था, क्या हम उस आदमी से बात कर सकते हैं जिसने इस केस को बनाया है। तो मेडिसा बोलती है कि वो अब मर चुका है। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि ब्लैक बोल्ट ने इस पूरे के पूरे जैम को इस पूरे के पूरे केस के अंदर छुपा दिया था और कैटाकॉम्स के अंदर छोड़ के चले गया। तो मेडिसा बोलती है कि हमारे लोगों ने ऐसी बहुत सी हार्ड चॉइसेस को लिया था जब हम इस प्लेनेट को छोड़ के जा रहे थे। तो नेमोर बोलता है हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ से इसको यहाँ पे छोड़कर गया ही था तो उसको हमें बता के जाना चाहिए था कि वो एक इन्फिनिटी स्टोन को इस तरीके से छोड़ के जा रहा है। तो वहीं से मेडिसा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल होने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि तुम एक म्यूटेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि लॉक जो यहाँ पे भौंकना शुरू करता है। तो आयरन मैन बोलता है कि ओह नो। तो नेमोर बोलता है कि अब आखिरकार क्या हो गया है। तो टोनी बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें जो है फ़ौरन ऊपर जाना होगा, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स टोनी स्टार्क को ट्रैक करते हुए पहुंच चुके हैं। और हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे अकेले नहीं बल्कि न्यू एवेंजर्स की टीम, सीक्रेट एवेंजर्स की टीम और बाकी के जो सारे के सारे एवेंजर्स थे, थॉर, मार्वल बॉय, वुल्वरीन, स्पाइडरमैन वगैरह सबको लेके यहाँ पे टोनी के पास पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि टोनी आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। टू बी कंटिन्यूड।